वैक्सीन आज हमारे देश की सबसे अहम ज़रूरत बन गई है, क्योंकि कोविड-19 के सेकेंड वेव ने काफ़ी ज़बरदस्त तबाही मचाई है। लेकिन इसके बावजूद भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर र्यूमर्स और ऐसे अफवाह फैलाए जा रहे हैं, जिससे हमारा देश और हमारे देश के लोग बुरी तरह से पीछे जा रहे हैं। अफवाहों को सुनिए। नाक में नींबू डालने से कोरोना भाग जाता है। कोरोना को माता तक बना दिया गया है। कोरोना माता वाली मंदिर जाने से कोरोना भाग जाता है। कोविड-19 जिसे पूरी दुनिया ने एक पेंडेमिक घोषित करार दिया है, लेकिन हमारे देश में ये पेंडेमिक कम और इन्फोडेमिक ज़्यादा हो गया है। तरह तरह के गलत न्यूज़ फैलाए जा रहे हैं। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि जिसने वैक्सीन लगाया है वो 2 साल के अंदर मर जाएगा। 2 साल 3 साल पुरानी वीडियो को वायरल कर दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि वैक्सीन लगाने से लोगों की जान जा रही है, वैक्सीन लगाने से ये हो रहा है, वैक्सीन लगाने से वो हो रहा है। हालांकि उन वीडियो का वैक्सीन से कोई लेना देना ही नहीं है। और इन्हीं सब फेक न्यूज़ के कारण एक बूढ़े माता पिता जिन्हें कोरोना हुआ था, उन्होंने अपनी जान दे दी ताकि उनके बेटे को कोरोना ना हो। एक 30 साल की महिला जिसे कोरोना हुआ था, इमोशनल प्रेशर ना सहने के कारण उसकी मौत हो गई। ऐसे अफवाहों का बाजार तो शुरू से ही रहा है हमारे देश में। पोलियो का जब टीका लगता था उस वक्त भी हमारे देश में यही हाल था, और पाकिस्तान में तो अब भी ऐसा ही देखने को मिलता है। खुदकुशी में मैं आ चुकी हूँ। मैं अपने पर पेट्रोल डाल के आ रहा हूँ। मेरी औलाद है, मैं पिलाऊं। मेरी औलाद कैंसर से मरे, पोलियो से मरे, टीबी से मरे। मैं जिम्मेदार हूँ, हुकूमत नहीं है। इससे पहले भी पेंडेमिक आ चुका है इंडिया में। 1918 से 1920 तक स्पेनिश फ्लू चला था, जिसने पूरी दुनिया को अपने चपेट में ले लिया था और इसने हमारे देश को भी इन्फेक्ट किया। उस वक्त फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रही थी और इंडियन फौज ने भी ये जंग लड़ा था। और हमारे देश में स्पेनिश फ्लू फैलने का जो मेन रीज़न था वो यही था कि इंडियन फौज जब जंग लड़के इंडिया वापस आई तो वो अपने साथ स्पेनिश फ्लू को भी ले आई। उस वक्त इंडिया की जो टोटल पॉपुलेशन थी 25 करोड़ और 6% लोग यानी 1.75 करोड़ लोगों की स्पेनिश फ्लू की वजह से जान चली गई। और आज एक बार फिर कोविड-19 जैसे एक खतरनाक बीमारी से हमारा देश लड़ रहा है, लेकिन आज भी बहुत से लोग लापरवाही कर रहे हैं। कुछ लोग अभी भी ये मानने को तैयार नहीं है कि कोरोना नाम की कोई बीमारी है भी या नहीं। वो अभी भी प्रूफ मांग रहे हैं। आज जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ 3 करोड़ से ज़्यादा केसेस हो चुके हैं इंडिया में और तकरीबन 4 लाख लोगों की जानें जा चुकी हैं और उन्हें अब तक सबूत नहीं मिला। कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हम इंडियन हैं, हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है काफ़ी स्ट्रांग है, हमें वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग ये तक दावा कर रहे हैं कि हमें कोरोना हो ही नहीं सकता। बहुत से लोग जो ये दावा कर रहे थे कि समर सीजन आते ही कोरोना ऑटोमेटिक मर जाएगा, उनकी बात भी गलत साबित हुई। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाप लीजिए कोरोना नहीं होगा, कुछ कह रहे हैं गलाला करने से कोरोना नहीं होता है, और कुछ कह रहे हैं कि प्याज खाने से कोरोना नहीं होता है। और कुछ अल्ट्रा लेजेंड लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं इस मंत्र को आप पढ़ लीजिए, कोरोना आपके दूर दूर तक भी नहीं भटकेगा। अजब हाल है। कुछ लोगों का ये मानना है कि ये ड्रग कंपनियों की सोची समझी साजिश है। उन्होंने जानबूझ करके कोरोना को लाया है और फिर वैक्सीन लगा रहे हैं पैसा कमाने के मकसद से। और कुछ लोग इसे 5G स्पेक्ट्रम के रेडिएशन का जो है इसको कारण मान रहे हैं कि इसकी वजह से जो है कोरोना फैला है। हालांकि ये जो सारी चीज़ें हैं बेमाने हैं। कोविड-19 एक खतरनाक बीमारी है जैसे कि स्पेनिश फ्लू था और हमें इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि मैंने कोविड-19 का जो फर्स्ट डोज होता है वो ऑलरेडी ले लिया है और मैंने अपने फैमिली को भी जो कोविशील्ड का जो फर्स्ट डोज होता है वो ऑलरेडी लगा दिया है। किसी भी बीमारी को हम पेंडेमिक घोषित कब कर सकते हैं, तो इसके कुछ स्टेजेस हैं। सबसे पहले आउटब्रेक होगा, यानी मान लीजिए कोलकाता के किसी एक शहर में एक नई बीमारी पैदा हो गई जिससे एक शख्स की मौत हो गई। तो यहाँ पर 3 चीज़ें हमें चेक करनी होती है। सबसे पहला ये कि अगर वह नोवेल पैथोजन है, यानी एक नए कीड़े या फिर एक नए वायरस की वजह से वो बीमारी फैली है जिसका एंटीडोट हमारे पास नहीं है, यानी अनकॉमन डिजीज़ है, अननोन डिजीज़ है। और दूसरा ये कि अगर वो कंटेजियस है, यानी 1 से 2, 2 से 10 और 10 से 100 लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है, यानी फैलने वाली बीमारी है। और तीसरा ये कि वो काफ़ी रैपिड स्पीड से बढ़ रही है, यानी काफ़ी तेज़ी से लोगों को इन्फेक्ट कर रही है। और अगर ये तीनों चीज़ें जो हैं उस बीमारी में पाई जाती हैं तो देखते ही देखते क्या होगा कि वो पूरे स्टेट या फिर पूरे कंट्री में फैल जाएगी। और अगर ऐसा होता है तो उसे एपिडेमिक करार दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल स्मॉल पॉक्स और प्लग। अब इस बीमारी को हम पेंडेमिक कब कहेंगे? जब देखा गया कि यही सेम बीमारी पूरी दुनिया में फैलने लगे, यानी ये जब पूरे दुनिया के लोगों को इन्फेक्ट करने लगती है तब जाकर के इसे पेंडेमिक घोषित करार दिया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोविड-19 और H1N1 फ्लू, जिसे हम स्वाइन फ्लू भी कहते हैं। अब किसी भी पेंडेमिक बीमारी के ऊपर हम कंट्रोल किस तरह से ला सकते हैं, तो इसके भी कुछ स्टेजेस हैं। सबसे पहले कंट्रोल करना होगा कि कोई भी नई बीमारी जब फैल रही है तो आपको कंट्रोल लाना होगा कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फेक्ट ना कर सके। WHO के मुताबिक अगर किसी भी बीमारी के 10,000 पेशेंट्स हैं और आपके देश में 1,000 बेड्स अवेलेबल हैं तो आपने इस बीमारी को कंट्रोल कर लिया है। फॉर एग्जाम्पल टीबी की बीमारी पर हमने कंट्रोल कर लिया है।
लेकिन कोविड-19 अभी भी कंट्रोल से बाहर है। हालांकि पहले के मुकाबले काफ़ी कम केसेस आ रहे हैं, लेकिन अब भी हम कंट्रोल तक नहीं पहुंचे हैं। उसके बाद आता है एंडेमिक, यानी अभी से रोक कैसे सकते हैं। तो जब देखा यह जाएगा कि जो केसेस हैं वो बेस लाइन के ऊपर आ गए हैं, यानी पहले जिस तरह से केसेस आते थे उस तरह से केसेस आ रहे हैं जिसे आप मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए फुलफिल कर ले रहे हैं, यानी सॉल्व कर ले रहे हैं, तब हम ये कह सकते हैं कि आप एंडेमिक तक पहुंच गए हैं। इंडिया में 14 ऐसी बीमारी हैं जो एंडेमिक के कगार पर हैं। फॉर एग्जाम्पल डेंगू, लेप्रोसी, चिकनगुनिया एक्सेट्रा। उसके बाद आता है एलिमिनेशन, कि आप किसी भी बीमारी को ख़त्म कैसे कर सकते हैं। तो WHO के मुताबिक अगर 10 लाख लोगों में 1 लोग को वो बीमारी है, यानी सिर्फ 1% उससे इन्फेक्ट हो रहा है, तब आप कह सकते हैं कि आपने उस बीमारी को एलिमिनेट कर दिया है, यानी ख़त्म कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल पोलियो, हमारे देश ने 2014 में अपने आप को पोलियो फ्री कंट्री रजिस्टर कर चुका है, यानी हमने पोलियो को मुकम्मल तौर पर अपने देश में ख़त्म कर दिया है। उसके बाद आता है एरेडिकेशन, यानी आप किसी भी बीमारी को जड़ से कैसे ख़त्म कर सकते हैं। तो जब ये देखा जाएगा कि कोई भी बीमारी का जो है ग्लोबली जीरो हो चुका है, यानी पूरी दुनिया में इसके एक भी मरीज जो है इससे इन्फेक्ट नहीं है, तब आप इसे कह सकते हैं कि आपने इस बीमारी को एरेडिकेट कर दिया है, यानी जड़ से ख़त्म कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल स्मॉल पॉक्स, ये एक वाहिद ऐसी बीमारी है जो पूरी दुनिया में ख़त्म हो गई है, इसके 0 केसेस हैं। कोविड-19 के खात्मे का क्या मतलब है हमारे देश में? क्या हम इसे जड़ से ख़त्म कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन हमें इसमें इंटरनेशनल कोऑपरेशन की मदद लेनी होगी, क्योंकि जब तक पूरी दुनिया कोविड फ्री नहीं हो जाता हम भी नहीं हो सकते। स्मॉल पॉक्स बीमारी 1798 में फैली थी और इसे जड़ से ख़त्म होते होते 1980 आ गए। एडवर्ड जेनर ने पहली बार वैक्सीन के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था और इन्होंने स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीन बनाया था। तो क्या हम इसे कोविड-19 को अपने देश में ख़त्म कर सकते हैं? ये भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल नहीं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 0 to 18 ईयर्स के लिए वैक्सीन अभी अवेलेबल नहीं है, वो अंडर ट्रायल अभी चल रहा है और 18 साल के ऊपर के लोगों को वैक्सीन लग रहे हैं, लेकिन वो वॉलंटरी वैक्सीन है, यानी आप वैक्सीन ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं। तो जब तक हम अपने पूरे देश में वैक्सीन ना लगा दें हम इस बीमारी को ख़त्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम इस पर कंट्रोल जरूर कर सकते हैं। और अब तक हमने कंट्रोल कर लिया होता अगर हमारा देश का जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेहतर होता। 160 कंट्री में इंडिया का जो रैंक है वो 155 नंबर पर है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा देश का जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है कितना खराब हो गया है। 90% जो जाने गई हैं सिस्टम फेलर के कारण गई हैं, ना कि कोविड-19 की वजह से। कहीं बेड है तो ऑक्सीजन नहीं है, कहीं ऑक्सीजन है तो बेड्स अवेलेबल नहीं है। WHO के मुताबिक 1 लाख लोगों के ऊपर आपके देश में कम से कम 300 बेड्स अवेलेबल होने चाहिए, लेकिन इंडिया में 1 लाख लोगों के ऊपर सिर्फ 50 बेड अवेलेबल हैं। इंडिया से अच्छी हालत बांग्लादेश की है, जहां पर 1 लाख लोगों के ऊपर 80 बेड्स अवेलेबल हैं। अगर हम कोविड-19 को अपने देश में रोकना चाहते हैं तो हमें एंडेमिक तक पहुंचना होगा और इसके लिए हमें हर्ड इम्यूनिटी को अचीव करना होगा। हर्ड इम्यूनिटी इसे कहते हैं कि किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए आपके अंदर एंटीबॉडीज पैदा हो जाए। वायरस जब हमारे बॉडी के अंदर जाता है तो एंटीजेन पैदा करता है और इससे लड़ने के लिए हमारे अंदर एंटीबॉडीज पैदा होती हैं, और जब इन दोनों के अंदर फाइट होता है तो सिर्फ 2 रिजल्ट्स ही निकल सकते हैं। पहला ये कि सिस्टम फेलर के कारण आपकी जान चली जाए, यानी हार्ट अटैक वगैरह आ जाए, और दूसरा ये कि आप विन कर जाएं और रिकवर हो जाएंगे। और अगर आप रिकवर कर ले रहे हैं यानी आपके अंदर एंटीबॉडीज पैदा हो गई है, तो हमें अपने पूरे कम्युनिटी को हार्ड इम्यूनिटी अचीव करने की ज़रूरत है और इसे हम 2 तरह से अचीव कर सकते हैं। पहला ये कि अपने पूरे देश के लोगों को इन्फेक्शन के लिए छोड़ दें। जो लोग इन्फेक्शन से बच जाएंगे वो एंटीबॉडीज़ पैदा कर चुके होंगे, और दूसरा ये कि हम इंजेक्शन के जरिए यानी वैक्सीन लगा करके हार्ड इम्यूनिटी को अचीव कर सकते हैं और लोगों को मरने से भी बचा सकते हैं, जो कि इससे पहले हमने पोलियो और स्मॉल पॉक्स बीमारी में करके दिखाया है। अब हार्ड इम्यूनिटी हर बीमारी के लिए अलग अलग होता है, लेकिन जनरली ये कहा जाता है कि किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए आपको 50 to 90% हार्ड इम्यूनिटी की ज़रूरत पड़ती है, और कोविड-19 में ये एस्टिमेट लगाया गया है तो कि 60 to 70% आपको हार्ड इम्यूनिटी की ज़रूरत है, जो कि हमारे देश ने अब तक अचीव नहीं किया है। दूसरे देश की अगर हम बात करें तो इसराइल ने ऑलरेडी हार्ड इम्यूनिटी को अचीव कर लिया है। यूरोपियन कंट्री आने वाले अगस्त में हार्ड इम्यूनिटी को अचीव कर लेंगी। USA 4 जुलाई इंडिपेंडेंस डे से पहले हार्ड इम्यूनिटी को अचीव कर लेगा। और अफ्रीकन कंट्री की बात करें तो वो देश इतना गरीब है कि वहाँ के लोग वैक्सीन लगाने के लिए तरस रहे हैं और इंडिया के लोग वैक्सीन लगाने से डर रहे हैं। इंडिया में सेरोलॉजिकल सर्वे किया गया है जिसे ICMR ने कंडक्ट किया था।
पहला सर्वे जून 2020 में किया गया जहां पर 0.73 लोगों ने हर्ड इम्यूनिटी को अचीव कर लिया है। दूसरा सर्वे अगस्त 2020 में किया गया जहां पर 6.6% लोगों ने हर्ड इम्यूनिटी को अचीव कर लिया है। और तीसरा सर्वे दिसंबर और जनवरी 2021 में किया गया जहां पर 21.4% लोगों ने हर्ड इम्यूनिटी को अचीव कर लिया है। दिल्ली की एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली की 56% पॉपुलेशन एंटीबॉडीज पैदा कर चुकी है, लेकिन ये जनवरी की रिपोर्ट है। वैक्सीन के जरिए हर्ड इम्यूनिटी को कैसे अचीव कर सकते हैं? तो हमारे देश की जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें 0 to 18 ईयर्स के 33% लोग हैं यानी 45 करोड़, 18 से 45 साल के 42% लोग हैं यानी 59 करोड़, और 45 से 60 साल के 15% लोग हैं यानी 20.7 करोड़, और 60 साल के ऊपर के 10% लोग हैं यानी 13.7 करोड़। तो अगर हम 0 to 18 ईयर्स के यानी 33% लोगों को बात कर दें, क्योंकि उनके लिए अभी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, तो बाकी के बचे 67% लोगों को हमें मस्ट वैक्सीन लगाना पड़ेगा। तो एक कैलकुलेशन के मुताबिक देश की 67% पॉपुलेशन यानी 93 करोड़ को हमें 2 डोज करके वैक्सीन लगाना है, जो कि होते हैं 186 करोड़। और अब यहाँ पर वैक्सीन का कुछ वेस्टेज भी हो रहा है, तो अगर हम 6.5% वेस्टेज को जोड़ लें तो हमारे देश को तकरीबन 200 करोड़ वैक्सीन की ज़रूरत है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एक महीने में 10 से 12 करोड़ वैक्सीन बना पा रहा है। तो यहाँ पर हो सकता है कि इंडिया को बाहर देश से भी जल्द से जल्द हमें वैक्सीन खरीदने की ज़रूरत है। SBI ग्रुप ने एक प्रोबेबल टारगेट को सेट किया है कि अगर हम अक्टूबर तक 15% लोगों को 2 डोज वैक्सीन लगा देते हैं और 63% लोगों को 1 डोज वैक्सीन लगा देते हैं तो हम एंडेमिक तक पहुंच जाएंगे। अगस्त सितंबर आते आते हम कोविड-19 के सेकेंड वेव तक को कंट्रोल में कर लेंगे और मिड 2022 आते आते हम अपने देश में वैक्सीन को कंप्लीट कर चुके हैं। हर्ड इम्यूनिटी को अचीव करने के लिए हमें बहुत से चैलेंजेस से भी गुजरना होगा, और सबसे पहला चैलेंज है टाइम लिमिट ऑफ इम्यूनिटी। अगर किसी ने नेचुरली एंटीबॉडीज को अचीव किया है तो वो 6 से 8 महीना वैलिड रहता है, और अगर किसी ने वैक्सीन के जरिए एंटीबॉडीज अचीव की है तो वो 3 से 6 महीना वैलिड रहती है। और यहाँ पर हमें 93% लोगों को वैक्सीन लगाना है, तो हो सकता है कि हमें तीसरी वैक्सीन भी लगाई जा सकती है या फिर हमें रेगुलर वैक्सीन भी लगाई जा सकती है। और जो दूसरा चैलेंज होगा कि यहाँ पर कोविड-19 के न्यू वेरिएंट हमें देखने को मिल रहे हैं। यूके वाला वेरिएंट आ गया है, अफ्रीकन वेरिएंट आ गया है, इंडियन का जो है एक नया वेरिएंट सामने निकल करके आ रहा है। तो ये भी एक चैलेंज होगा कि जो वैक्सीन है इस न्यू वेरिएंट के लिए असरदार साबित होती है या नहीं। और जो तीसरा चैलेंज है कि बाहरी जो लेन देन होता है, बाहर के देश जो हमारे देश में आ रहे हैं बाहर के लोग, उसे कम करना होगा। और जो चौथा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वैक्सीन हेजिटेंसी। बहुत से लोग वैक्सीन नहीं लगाना चाहते हैं, कुछ लोग रिलीजियस रीजन के कारण वैक्सीन नहीं लेना चाहते हैं कि इस वैक्सीन में किसी जानवर के अंग का इस्तेमाल किया गया है, हम वैक्सीन नहीं लगाएंगे। कुछ लोग र्यूमर्स यानी अफवाहों से डर रहे हैं वैक्सीन लगाने से कि वैक्सीन लगाने से हम मर जाएंगे, वैक्सीन लगाने से हम कमज़ोर हो जाएंगे। कुछ लोग ओवर कॉन्फिडेंस में हैं कि हमारा इम्यूनिटी ही काफ़ी है कोरोना से लड़ने के लिए, और कुछ लोग साइंस में बिलीव ही नहीं रखते हैं और इसी के कारण वो वैक्सीन भी नहीं लगा रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे मेंटल यानी ऐसे ख्याल के हैं कि जब सब लोग वैक्सीन लगा लेंगे तब हम लगा लेंगे, तब हम लगाएंगे या फिर 2 साल के बाद लगाएंगे। और कुछ लोग फाइनेंशियल रीजन के कारण वैक्सीन नहीं लगा पा रहे हैं, लेकिन इनकी संख्या काफ़ी कम है क्योंकि इंडिया में ऑलमोस्ट जो वैक्सीन को जो है फ्री कर दिया गया है। और पांचवा सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होगा कि वैक्सीन लगाने के बाद लोग लापरवाही ना करें। ये ना हो कि वैक्सीन लगाने के बाद नो मास्क, नो सोशल डिस्टेंसिंग, ओनली मस्ती। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा हमारे लिए। अब यहाँ पर सरकार की क्या पॉलिसी रहनी चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए? तो सरकार को यहाँ पर सबसे पहले प्रॉपर जेनोम सीक्वेंसिंग को देखना चाहिए, क्योंकि जब वायरस खुद को रेप्लिकेट कर ले रहा है, चेंज कर ले रहा है, तो हमें वैक्सीन में भी चेंज की ज़रूरत है। इसके अलावा क्विक वैक्सीनेशन का इंतजाम करें, जल्द से जल्द लोगों को वैक्सीन लगाएं और लोगों को मोटिवेट भी करें। इसके अलावा देश में किसी भी तरह का जो भीड़ भाड़ वाला जो इवेंट होता है उसे अलाउ ना करें, और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो मेडिकल एक्सपर्ट के हाथों में देना चाहिए। और इसके अलावा एक लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म की ज़रूरत है ताकि जल्द से जल्द हम इस पेंडेमिक पर जो है कंट्रोल हासिल कर सकें। अब अंत में बात करें हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। तो आप सभी लोग सबसे पहले वैक्सीन लगाएं और दूसरों को भी इसके लिए कन्विंस करें। बाहर ना निकलें, सिर्फ ज़रूरी कामों के लिए ही बाहर निकलें, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है घर में ही रहें।
कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करें और इसके अलावा जो भी ज़रूरतमंद है जहां तक हो सके उनकी मदद करने की कोशिश करें। र्यूमर्स पर ध्यान ना दें, अफवाहों को फैलने से रोकें और इसके अलावा एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करने की कोशिश करें ताकि लोग मोटिवेट हो सकें। और अगर ऐसा हुआ तो आने वाले अगस्त तक हम कोविड-19 को जो है नॉर्मल कर लेंगे और दिसंबर तक हम एंडेमिक तक पहुंच जाएंगे, यानी कोविड-19 कंट्रोल हो जाएगा। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। हमारा अगला वीडियो होगा वैक्सीन को लेकर के कि वैक्सीन को बनाने के लिए किन किन स्टेजेस से गुजरना पड़ता है, किस तरह से जो है इसे अप्रूव्ड किया जाता है। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।